खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी से मास्क ही आपको बचाएगा। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। तो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इससे पहले उन्होंने 1 मार्च को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को यह बताया कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन भी एक कारगर तरीका है और जो लोग इसके लिए योग्य हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब से कुछ देर पहले की दिल्ली के एम्स अस्पताल की तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है और लगातार पीएम मोदी लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन के जरिए कि जो योगदान है हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे डॉक्टर्स का, उस योगदान को जाया ना होने दें और जो लोग भी इस वैक्सीन के लिए योग्य हैं वो कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दें। तो पीएम ने 1 मार्च को पहली डोज ली थी, अब दूसरी डोज ली है। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी चल रहा है। और ये देखिए पहली डोज की तस्वीरें 1 मार्च 2021 की और दूसरी तस्वीर आज की है, अब से कुछ देर पहले की है जब उन्होंने दूसरी डोज लगवाई। इससे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी पीएम मोदी को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्हें जानकारी मिली कि पीएम मोदी एम्स अस्पताल आने वाले हैं। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैंने एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना को हराने के कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक कारगर तरीका है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। पीएम को पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने दूसरी वैक्सीन लगाई। इस बीच पुदुचेरी की नर्स निवेदा भी मौजूद थी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम आज शाम 6:30 बजे एक अहम बैठक करेंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते केस पर मंथन होगा। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हालांकि पीएम के साथ बैठक के बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी इस दौरान बेहद ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की इजाज़त होगी। यही नहीं, इस वक्त सभी राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि शादी समारोह, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर कार्यक्रमों में भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी मास्क लगाना ज़रूरी होगा। कर्नाटक में बस कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कर्नाटक में रोडवेज बसों के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये कर्मचारी सरकार से छठा वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही बरकरार रहेगा। साथ ही आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 10.5% रहने का अनुमान जताया। इसके अलावा पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 5% रहने की उम्मीद जताई गई।
महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बाद वहां के प्रशासन ने सेना की मदद मांगी है। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने की वजह से वहां अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। 15-20 हॉस्पिटल में गया, उससे ज़्यादा कॉल्स किए हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। पुणे में सेना का एक बड़ा अस्पताल है जहां सभी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में पुणे नगर निगम ने सेना से इस अस्पताल को आम लोगों के लिए खोलने की अपील की। तो रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पुणे सिटी की आज ये सिचुएशन अगर देखते हो तो थोड़ा सा हमें आपकी मदद की जरूरत है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने चुपचाप मतदान कर्मचारियों के बीच बैठकर इस ट्रेनिंग का जायजा लिया, लेकिन इसकी भनक वहां मौजूद किसी को नहीं लगी। जो हम लोगों के बीच में बैठ के प्रशिक्षण हम लोगों के साथ ले रहे थे वो जिलाधिकारी निकले, जिसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। स्कूल बंद रखने के पंजाब सरकार के फैसले के विरोध में प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने मोर्चा खोल दिया। राजनीतिक कार्यक्रमों की दलील देते हुए स्कूल मालिकों ने स्कूलों को भी खोलने की इजाजत मांगी। कल स्कूल बंद करके तो दूसरे सारे अदारे खुले है, पेरेंट्स जा रहे हैं, रैलियां ते जा रहे हैं, फिर आके वो बच्चों को मिल रहे हैं। स्कूल मालिकों ने अल्टीमेटम दे दिया कि सरकार इजाजत दे या न दे वो स्कूल जरूर खोलेंगे। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ। लेकिन पंजाब सरकार ने दो टूक कह दिया कि प्राइवेट स्कूलों की नजर केवल अपने कारोबार पर है। सरकारी स्कूल चलाने हैं, सरकारी स्कूल तो कोई फीस नहीं लगती, ये तो प्राइवेट स्कूल वालिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि जे स्कूल बंद रहेगा तो फीसां का किते रौला ना पै जाए। मैक्सिको के सोनोरा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार बस और वैन के बीच टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा सुबह होने से पहले हुआ और अंधेरे की वजह से बस और वैन के दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस बात का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद वैन के पीछे का हिस्सा ही पूरी तरह उखड़ गया। वहां हर तरफ बस और वैन का मलबा और लोगों का सामान बिखरा नजर आया। उन दोनों गाड़ियों में सोने की खदान में काम करने वाले मजदूर सफर कर रहे थे। हादसे में 14 मजदूर घायल भी हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक इमारत में भीषण आग लगने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और उसे बुझाने में 16 दमकल कर्मी तक झुलस गए। यह आग 6 मंजिला एक इमारत के सबसे ऊपर के अपार्टमेंट पर लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में इमारत लपटों में धधकती दिखाई दी और उसे घेर कर खड़े दमकल कर्मियों की एक फौज आग को शांत करने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। आग बुझाने में लगभग 400 दमकल कर्मियों की मदद ली गई, जिनमें कई पानी की बौछार कर तो कई हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से लपटों को शांत करते नजर आए। इमारत से निकल रहा धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। इस हादसे ने रातों रात सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। बाद में कुछ सरकारी और निजी संस्थाएं उन लोगों की मदद के लिए आगे आईं। यूरोप के देश बोस्निया में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए। उन लोगों ने हाथों में पैम्फलेट और प्ले कार्ड लेकर राजधानी सारायोवो के एक इलाके से दूसरे इलाके तक मार्च भी निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जब सरकार उन्हें रोजगार, दवाएं और वैक्सीन नहीं दे सकती है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। Nisu uradili svoj posao za koji su jako dobro plaćeni. Mi tražimo. बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं से अपील के मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता बनर्जी को नोटिस भेजा और उनके भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 2 दिन में जवाब तलब किया। एक रैली में बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम मतदाता अपना वोट बंटने न दें, जिसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी। महाराष्ट्र सरकार के कोरोना वैक्सीन की कमी के आरोपों को केंद्र ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को एक खत लिखा और कोरोना की और वैक्सीन देने की मांग की। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उसके पास जो टीके का स्टॉक है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया कि राज्य सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साफ किया कि राज्य में अब भी करीब 23 लाख टीके इस्तेमाल होने बाकी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने गलती से भारत में आए बच्चे को पाकिस्तान को सौंप दिया। बताया गया कि वो बच्चा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लीपा इलाके का रहने वाला है और गलती से LOC पार कर इस तरफ आ गया था।
जयपुर में एक 3 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के भरूच में एक तहसील अधिकारी पर एक दुकानदार को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। बताया गया कि दुकानदार ने ग्राहकों के लिए दुकान पर सैनिटाइजर नहीं रखा था और इसी बात पर अधिकारी को गुस्सा आ गया। मुंबई में सख्ती के दौरान भी 24 घंटे लोगों के घरों तक खाने पीने की चीजें पहुंच सकेंगी। वहां के नगर निगम बीएमसी ने घर तक खाना पहुंचाने और ई-कॉमर्स कंपनियों से चीजें मंगवाने की इजाजत दी है। यूपी में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, यानी फल, सब्जी, दूध, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं बस और ट्रेन से आने वाले लोग भी टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। खास बात यह है कि ग्रामीण लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू लखनऊ नगर निगम में लागू होगा, जो 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं वाराणसी और कानपुर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। इस बीच अस्पताल को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेंगे। गंगा आरती में भी आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा के सिरसा में नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया। सिरसा में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए हुए इन चुनावों में वहां के विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी पहुंची, जिनके आने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में किसान वहां इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए किसान पुलिस से ही उलझ गए। जवाब में पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पीछे हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिला पुलिसकर्मी घायल पुलिस अधिकारी को वहां से ले जाती दिखी। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद किसान पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम रही। गुस्साए किसानों ने वहां से गुजर रहे एक नेता की गाड़ी को घेर लिया। बाद में किसी तरह उन्हें वहां से निकाला गया। इस बीच प्रदर्शनकारी किसान भी नगर परिषद के सामने पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की, हालांकि नाकाम होने पर वो वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। चलो लोग दुखी ने, परेशान ने, लोग नहीं छेड़न के ना। हालांकि जोरदार हंगामे के बीच किसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पूरा करा लिया गया। देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उनमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। अब तक सिर्फ 71% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190, खपत 90,53,523, जिसमें से 6% बर्बाद हुई। पाइपलाइन में वैक्सीन 7,43,280। ये ट्वीट किया गया है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया और ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सच्चाई सामने रख दी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता
कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैलाकर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन में सुधार ही असल परीक्षा है। इस बीच शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्र 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाए। I want to ask every one of you what was wrong in the letter I had written, asking that a country which has the youngest population in the world, which has the youngest working population in the world, should be safeguarded from the second wave, and we should ensure that the vaccine is available to them. अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगाई गई आग के पीछे आतंकी साजिश का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच ने किया है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि 20 मार्च को कपड़े के लिए मशहूर रेवड़ी बाजार में आग साजिश के तहत लगाई गई थी, जिसके आरोप में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके लिए हवाला के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए भी दुबई से भेजे गए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ISI से जुड़े बाबा खान नाम के आदमी ने सोशल मीडिया की मदद से अहमदाबाद के अपराधियों से इस काम के लिए संपर्क किया और फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आग लगाने को कहा, जिसके बाद ही रेवड़ी बाजार को निशाना बनाया गया ताकि बड़ा नुकसान हो। लेकिन इस आग में केवल 7 दुकानें ही चपेट में आईं और कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया था। खबर है कि ISI देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। बाबा ने बोला गया भाई जान हानि होनी चाहिए और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना चाहिए। आग जल्दी बुझ गई इसलिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बस सेवा बंद हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बस सेवा 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी परिवहन सेवाओं को पूर्ण रूप से लॉक कर दिया गया है और 15 अप्रैल तक फिलहाल किसी प्रकार के परिवहन पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर अपराधियों को जेल भेजने की बात दोहराई। टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। महाराष्ट्र में 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने पाकिस्तान सीमा के पास से 7 किलो से ज्यादा ड्रग्स की खेप बरामद की। इन ड्रग्स की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई। आरोप है कि ड्रग्स की एक खेप पाकिस्तान से लाई गई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश लोगों को मास्क की अहमियत समझाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आए। इसी कड़ी में वो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें बाजार में जो भी बिना मास्क लगाए मिला, उन्होंने उसे मास्क बांटे। आप देखिए कि जो तमाम लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं, उनको मास्क दे रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने लोगों से अपील की कि वो महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। घर से बाहर निकले तो मास्क लेके निकले। मध्य प्रदेश में सभी शहरी इलाकों में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में हर रविवार को लॉकडाउन भी रहेगा। MP में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। वहीं छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से अगले 7 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि शाहजहांपुर में अगले 2 दिन तक फिर लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों को भेजे जाने के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने देश में हर उम्र के लोगों को कोरोना का टीका मुहैया कराने की मांग की और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन लोगों को रास्ते में ही रोक लिया। तेजी से वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। लगातार आम आदमी पार्टी अब सड़क पर उतर आई है इस मुद्दे को लेकर। सौरभ भारद्वाज ने भी वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और वैक्सीन को बाहर भेजे जाने के बजाय देश के सभी लोगों को टीका लगाए जाने की मांग की। दवाई एक्सपोर्ट की जा रही है, दूसरे देशों में दी जा रही है और अपने देश के लोगों को वंचित रखा जा रहा है। जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया और आम आदमी पार्टी पर कोरोना के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कल तक भारत की वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे
और आज भी ये डर पैदा कर रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद देश में हर उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने की मांग भी तेज हुई है। हालांकि हालात बिगड़ते देख फिलहाल कोरोना वैक्सीन का निर्यात रोक दिया गया है ताकि देश में इसकी कमी न हो। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जो आंकड़े जारी किए गए उनके मुताबिक वैक्सीन की आखिरी खेप 2 अप्रैल को बांग्लादेश भेजी गई थी, जिसे वैक्सीन की 2 लाख डोज मदद के तौर पर मुहैया करवाई गई, जबकि 29 मार्च को फिलिस्तीन को 25,000 खुराक भेजी गई थी। 29 मार्च को ही यमन को भी 3.5 लाख खुराक भेजी गई। हालांकि ये खेप गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन गावी के तहत भेजी गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के मामले में चुनाव आयोग ने 24 घंटे में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन कर विरोध भी दर्ज किया। दिलीप घोष ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। उन्होंने बताया कि जब वो कूच बिहार के सीतलकुची में रैली कर रहे थे, तभी ममता बनर्जी की रैली से गाड़ियों में लौट रहे लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का भी आरोप लगाया। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता पर वार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हताशा साफ नजर आ रही है। कूच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर ममता समर्थकों ने हमला किया, लेकिन इन अराजक तत्वों का अंत निकट है। 2 मई को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमले का आरोप लगा। वहां की चिताई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुमार रॉय अपने इलाके में प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक एसयूवी सड़क के किनारे खेत में लटकी दिखी। बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि हमले की वजह से ही गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर गई। इसी तरह काफिले में शामिल कुछ दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। चोट लगे, माथा फटे, 2 गाड़ी भांगचूर है। घटना के बाद बीजेपी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हार्डवेयर की एक दुकान में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की, जिसने देखते ही देखते आसपास की कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद तो वहां आग की ऐसी लपटें उठने लगी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसकी वजह से हार्डवेयर की उस दुकान में कई धमाके भी हुए, जिसने लोगों को और डरा दिया। आग की खबर मिलते ही पुलिस के साथ दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन उसे बुझाने में दमकल कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने न केवल जमीन से पानी की बौछार की, बल्कि हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ऊपर से भी आग को बुझाने की कोशिश की। इस बीच आसपास की दूसरी इमारतों को भी एहतियातन खाली करवा लिया गया। वहीं पुलिस उन लोगों को वहां से हटाने में जुटी रही जो इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। खबर है कि आग लगते ही उस दुकान में मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए थे। यूरोप के देश क्रोएशिया में भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई और इसकी वजह से ट्रैफिक भी पूरी तरह ठप हो गया। मौसम के इस तरह अचानक करवट लेने के बाद वहां के कई इलाकों में बर्फीला तूफान भी आया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के डेलिनिस शहर से सामने आईं, जो सफेद चादर में लिपटा दिखा। बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और वहां मौजूद इक्का दुक्का गाड़ियां भी रेंगती नजर आईं। लगातार गिर रही बर्फ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। बर्फ गिरने के साथ ही वहां के कई इलाकों में तापमान भी काफी नीचे चला गया और लोग गर्मियों के मौसम में भी कड़कड़ाती ठंड झेलने पर मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक वहां ऐसे ही हालात रहने की संभावना जताई है। क्रोएशिया के साथ ही यूरोप के कई और देश भी इन दिनों बेमौसम की बारिश और बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। पीएम मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी से मुलाकात की। पीएम मोदी से जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी ने मुलाकात की। जॉन केरी ने 22 और 23 अप्रैल को जलवायु के मुद्दे पर होने वाले सम्मेलन के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के मुद्दे पर चर्चा होगी। सभी सीएम के साथ पीएम मोदी की ये बैठक आज शाम 6:30 बजे होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। कुछ दिन पहले ये आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में हुंकार भरेंगे। नड्डा आज अलीपुरद्वार और मेखलीगंज में रोड शो कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के फिनाले में बीच स्टेज पर दर्शकों के सामने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि प्रतियोगिता की घोषित विजेता ही बदल गई और मामला थाने पहुंच गया। हालांकि बाद में पेजेंट के आयोजकों ने अपनी भूल में सुधार किया और पहले जिस प्रतियोगी को मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड चुना गया था उसे खिताब लौटा दिया गया। लेकिन उससे पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इतना बवाल हुआ कि पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ने लगी। हुआ ये कि मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड 2020 की विजेता के तौर पर पुष्पिका डिसिल्वा के नाम का ऐलान हो गया। उनके सिर पर ताज भी पहना दिया गया। उन्होंने सबसे बधाई भी ले ली, सभी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद इस खिताब की पिछली विजेता ने एक घोषणा की और पूरा सीन ही पलट गया। There is a rule that you all have to be married and not divorced. So the crown goes to the first runner-up. इसके बाद तो स्टेज पर ऐसी घटना हुई जो दुनिया के किसी भी ब्यूटी पेजेंट के इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। घोषित विजेता को स्टेज पर सबके सामने जलील होना पड़ा। जो ताज चंद मिनट पहले बड़ी इज्जत के साथ पुष्पिका डिसिल्वा के सिर पर सजाया गया था, वो उनके सिर से खींचकर जबरदस्ती उतारा जाने लगा। इस बीच स्टेज पर एक दूसरी महिला भी आई और ताज को पुष्पिका डिसिल्वा के सिर से खींचने लगी। वो उनसे बहस करती हुई भी दिखी। फिर जैसे ही ताज उतरा, उसे पहली रनर अप को पहना दिया गया और खून का घूंट पीकर पुष्पिका स्टेज से तुरंत चली गई। हालांकि बाद में साफ हुआ कि पुष्पिका तलाकशुदा नहीं है, बल्कि अपने पति से अलग रहती हैं, जिसके बाद मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड का खिताब उन्हें लौटा दिया गया। पुष्पिका डिसिल्वा ने इस मामले पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। बताया तो ये तक गया कि जबरदस्ती ताज खींचने की वजह से उनके सिर पर चोटें भी आई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल को श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सामने आई तस्वीरों में सुरक्षा बल एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक मकान की दीवार को ढहाते नजर आए। बताया गया कि खुद को घिरा देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच वहां धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 42 साल के एक शख्स की मौत ने इलाके में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों पुराने तनाव में आग में घी डालने का काम किया। बताया गया कि मरने वाला वो फिलिस्तीनी अपनी कार में वहां एक चेक पॉइंट से गुजर रहा था कि तभी इजराइल के जवानों ने उस पर गोलियां चला दी और फिर तो इलाके में माहौल गमगीन हो गया। आंसू बहते नहीं रुके, लेकिन लोग मातम भी कितनी देर मनाते। जब रोते रोते आंसू भी सूख गए तो उनके मन में बदले और गुस्से की ज्वाला भड़क गई। लोगों की आह आक्रोश में बदल गई और इजराइल की गोलियों के शिकार हुए शख्स की शव यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोगों के अंदर दुख ऐसे हिलोरे मार रहा था कि वो कूद कूद कर नारे लगाते दिखे। हालांकि फिलिस्तीनी की मौत पर इजराइल और फिलिस्तीन ने अलग अलग दलीलें दी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि मरने वाले ने उसके जवानों को निशाना बनाने के लिए उनकी तरफ तेजी से अपनी कार बढ़ाई थी, इसलिए जवाब में सैनिकों ने फायरिंग की। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया कि उस आदमी ने हमला नहीं किया था, बल्कि जवानों ने ही बेवजह गोली चलाई। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। नड्डा आज दोपहर अलीपुरद्वार में 2 रोड शो करेंगे और इसके बाद मेखलीगंज में भी नड्डा रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ भी प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी आज हुगली और हावड़ा में रैली कर प्रचार करेंगे। योगी हुगली में 2 और हावड़ा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बात की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में देश भर के 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं पर छात्रों से बात की। ये कार्यक्रम 96 मिनट चला, जिसमें छात्रों को दबाव से बचने के टिप्स दिए गए। टीचरों और बच्चों के माँ बाप को भी ये कहा गया कि छात्रों पर गैर ज़रूरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि दबाव बनाने से छात्रों की काबिलियत और उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री कार्यालय के गार्डन में लगातार चहलकदमी करते रहे और उनके हाथ में एक टैबलेट रही, जिसके ज़रिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े छात्रों से बात करते रहे। मैं समझता हूँ कि जिंदगी में
ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा। आईआईटी रुड़की में 6 और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इस बार आईआईटी के एक हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। आईआईटी परिसर में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने से कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस के पालन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाहर से आने वाले छात्रों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरोना केस बढ़ने के बाद आईआईटी रुड़की के 5 हॉस्टल भी सील किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह हादसा तब हुआ जब फसल कटने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने उसे जलाकर राख कर दिया। सबसे खौफनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आईं, जहां पकी फसल भीषण लपटों में दधकती दिखी। बताया गया कि फसल की कटाई कर रही एक मशीन से निकली चिंगारी से यह आग भड़की और देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई। हादसे के वक्त मशीन पर एक आदमी भी बैठा दिखा, जो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद किसानों की आंखों के सामने ही उनकी महीनों की मेहनत से उगाई फसल मिट्टी में मिल गई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कासगंज जिले से भी सामने आईं, जहां कई बीघा खेत आग में सुहा होते दिखे और वहां मौजूद किसान बेबस खड़े होकर उसे देखते रहे। हालांकि कुछ नौजवान आग पर पानी और मिट्टी डालकर उसे शांत करने में जुटे दिखे, जबकि कई बड़े बड़े पत्तों की मदद से लपटों को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। प्रतापगढ़ में भी आग ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आशंका जताई गई कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद खेतों में खड़ी लाखों की फसल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना होली के दिन की है, जिसका वीडियो अब सामने आया और वायरल भी हो गया। बताया गया कि रंग लगाने के मुद्दे पर उनके बीच पहले बहस हुई और फिर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। उन्होंने डंडों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। सड़क पर लड़ते लड़ते वो लोग पास के खेतों में भी उतर गए। इस बीच एक महिला वहां कुछ लड़कों को समझाती नजर आई, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। काफी देर तक दोनों गुट आपस में लड़ते रहे। खबर है कि बाद में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करवाया। कोरोना वायरस की नई लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रेलवे से राज्य के लिए कोई ट्रेन न चलाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने रेलवे से अपील की है कि वो 11 से 14 अप्रैल तक उत्तराखंड के लिए ट्रेनें न चलाए, क्योंकि इन दिनों हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है। ऐसे में 12 और 14 अप्रैल को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। 12 अप्रैल को अमावस्या है और 14 अप्रैल को बैसाखी है। राज्य सरकार को इन मौकों पर बड़ी तादाद में लोगों के वहां पहुंचने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार की दलील है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से वहां पहुंच सकते हैं, जिन पर नजर रखना प्रशासन के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल देश भर से 29 ट्रेनें रोजाना हरिद्वार पहुंच रही हैं, जिन्हें इन 4 दिनों के लिए बंद करने से पहले रेलवे गृह मंत्रालय से सलाह लेगा और एक बार फिर उत्तराखंड सरकार से बात करेगा। मौका होगा शाही स्नान का या बड़े स्नान का, तो भीड़ ज़्यादा लगने की संभावना, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक कोई ट्रेन ना चलाई जाए। शरद पवार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया अदा किया। यूपी में मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात के संकेत दिए। अभी इस पर कानूनी राय ली जा रही है। मुख्तार अंसारी मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक हैं। मुंबई में छोटे व्यापारियों का राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां जगह जगह दुकानें बंद कराई गईं, जिस पर बवाल खड़ा हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें कांदीवली से भी सामने आई। वहां कई व्यापारी सड़क पर उतर आए और उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दुकानें बंद कराई गई हैं सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, उसका विरोध करने के लिए कांदीवली के तमाम सारे दुकानदार निकले हैं। व्यापारी भड़के तो बीजेपी को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सारा तानाशाही है, ये गलत है।
इस मामले पर राजनीति गरमाने पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। टीकाकरण के डोज भी महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा दिए जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं टाले जाएंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील देते हुए ये चुनाव अभी नहीं करवाने की मांग की गई थी। मुंबई के पास थाने से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। बताया गया कि 2 लोग उसमें सवार थे जो वक्त रहते कार से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कार आग की लपटों में घिर गई। बीच सड़क पर हुई इस घटना को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। दूसरी गाड़ियां उससे दूरी बनाकर वहां से गुजरती दिखी। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसके बाद दमकल कर्मचारियों ने बिना देरी किए आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इसी बीच फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी वहां पहुंची, जिसकी मदद से उस कार में लगी आग को बुझा लिया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। यूरोप के देश यूक्रेन ने अलगाववादियों से चल रही जंग में बीते 24 घंटों में अपने 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन की सेना पिछले 7 साल से रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से आमने सामने है और बीते कुछ हफ्तों से उसके पूर्वी इलाके में तनाव काफी बढ़ गया, जिसका सबूत पेश करती तस्वीरें विवाद की जड़ बने उस क्राइमिया से सामने आई, जो कागज पर तो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उस पर रूस की सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। वीडियो में वहां रूस के सैनिकों की तैनाती भी ज्यादा दिखी। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और जैसे ही वो जमीन पर उतरे, आक्रामक जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सिर्फ बंदूकें ही नहीं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां दिखी। वहीं यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में भी टैंक अभ्यास करते नजर आए। बिहार के जमुई में नक्सलियों के बड़े मंसूबे को सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया और पहाड़ के हिस्से में लगे 2 अलग-अलग बमों को बरामद कर लिया। इनमें एक बम का वजन 30 किलो जबकि दूसरे का 20 किलो बताया जा रहा है। नक्सलियों ने जंगल में ये बम छिपा कर रखे थे ताकि सर्च ऑपरेशन के समय जवानों को निशाना बनाया जा सके, लेकिन उनकी इस साजिश पर सुरक्षा बल ने पानी फेर दिया। झारखंड के सिमडेगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी अस्पताल के छज्जे पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि नशे के आदी इस आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौका पाकर वो खिड़की के ऊपर बने छज्जे पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान उसने अपने पैर नीचे लटका लिए और कूदने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच अस्पताल का एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर वहां पहुंचा और उसे उतारने के लिए मनाने लगा। जब वो आदमी नहीं माना तो सबने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी धक्का मुक्की में वो छज्जे से नीचे गिर पड़ा और हवा में उल्टा लटकने लगा। हालांकि उसके पैरों में रस्सी बंधी थी जिसे ऊपर छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा था। यही नहीं, उसे बचाने के लिए नीचे कुछ लोग दरी पकड़कर भी खड़े थे। बाद में उसे रस्सी के सहारे नीचे उतार लिया गया। नीचे उतारने के बाद उसे दोबारा उसके वार्ड में भेज दिया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि जब वो महिला अपने बेटे के साथ स्कूटर से अपने घर पहुंची, उसी वक्त 2 बदमाश मोटरसाइकिल से उनके पीछे आए और उस महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि उस महिला ने थोड़ी दूरी तक उनका पीछा किया और फिर उसके बेटे ने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश उनके हाथ नहीं आए। 8 तोला के कड़े थे, 2 तोला की चैन और लॉक किट था 1 तोले का और 5000 उसमें रुपया था। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। देश में कोरोना वैक्सीन के अभियान को ताकत देने के लिए नेटवर्क 18 ने संजीवनी मिशन लॉन्च किया। मिशन की शुरुआत पंजाब के अटारी बॉर्डर से हुई, जहां अभिनेता सोनू सूद भी पहुंचे, जो नेटवर्क 18 के इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संजीवनी मिशन के तहत देश के उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जाएगी जो सरकार के दिशा निर्देशों के दायरे में आते हैं, यानी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मिशन के तहत एक संजीवनी गाड़ी भी लॉन्च की गई, जिसे खुद सोनू सूद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाड़ी में मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। देश के कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 जिलों में पहुंचकर इस गाड़ी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी शंकाएं दूर की जाएंगी। हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को माइंड में एक डर है कि वैक्सीन लगवाएं या इंतज़ार करें, तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज आप खुद
जाकर पहल कीजिए, मोटिवेट कीजिए अपने परिवार वालों को, दोस्तों को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके देश के लिए। लोगों से सवाल पूछिए, लगाया क्या। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 322 लोगों की मौत हुई। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में वहां 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें इलाज के दौरान एक महिला की मौत होने पर उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया गया कि उस महिला को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत पर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसके इलाज में लापरवाही बरती और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया। हंगामे का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करते नजर आए। उन्होंने अस्पताल की कुछ खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़ दिए, रिसेप्शन पर लगे शीशे को चकनाचूर कर दिया और जब इतने से भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने वहां मौजूद एक डॉक्टर से हाथापाई कर दी। वो लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे हालात में उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और उन लोगों के बीच से निकलकर अंदर चला गया। गुना दाखिल किया गया है और दूसरी तरफ पेशेंट के रिलेटिव्स की जो ग्रीवेंसेस थी, जिसकी तपास चल रही है। इस बवाल के बाद पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पंचायत के प्रधान पद के एक उम्मीदवार ने चुनाव में फर्जी वोट डालने की बात कही। ये वीडियो 2 अप्रैल का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए आरोप लगाया गया कि पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवार ने न केवल चुनाव में धांधली करने बल्कि पुलिस को भी पैसे देने की बात कही। ना तो फर्जी पड़ेगा, वो फर्जी भी पड़ेगा तो तुम्हारा पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। ये पुलिस तो अल्लाह के हुक्म से पहले पैसे कर दिया। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ ही कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में भी उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रधान पद का उम्मीदवार है बब्बू घोसी, उसके द्वारा 2/4/2021 को अपने कार्यालय के बाहर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखा कि लोगों ने एक दूसरे से ना तो दूरी बनाई और ना ही किसी ने वहां मास्क पहनना ही जरूरी समझा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री हावड़ा में राजीव बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और हावड़ा की डोमजूर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे गृह मंत्री के साथ राजीव बनर्जी भी मौजूद रहे। नेताओं ने जमीन पर बिछी चादर पर बैठकर ही खाना खाया। अपने कार्यकर्ता के यहाँ गृह मंत्री अमित शाह खाना खाने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले डोमजूर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। जहां तक नजरें जाएं वहां तक लोगों की भीड़ ही दिखने लगी। जिस वक्त रोड शो निकला तो सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। महिलाएं मोबाइल में नेताओं की तस्वीरें रिकॉर्ड करती रहीं। खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और लोग उनकी फोटो खींचेंगे, उनसे बात करेंगे, अभिवादन करेंगे। अमित शाह ने इससे पहले एक रोड शो हुगली जिले की सिंगुर सीट पर भी किया। सिंगुर में भी रोड शो में अपार भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में बीजेपी के झंडे सड़कों पर लहराते रहे। सिंगुर सीट पर बीजेपी ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है, जो इस सीट से पिछला चुनाव टीएमसी की टिकट पर जीते थे, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे।